नमस्कार बच्चों, एडोविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या 20। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लोग भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण भाग 4 को पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता के बारे में। आज हम जानने वाले धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। मतलब कि कोई राजकीय धर्म नहीं होता है। उस देश के नागरिक जो भी धर्म मानना चाहें अपना धर्म मान सकते हैं। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता होती है, जैसा कि हमारे देश में है। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और राज्य किसी भी धर्म को राज्य के रूप में वह प्रश्रय नहीं देती है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। अब हम इस बात को समझ सकते हैं कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। हालांकि भारतीय संविधान एक लचीला संविधान है। राजनीति की नई चुनौतियों को अपनाने के लिए इसमें कई संशोधन किए गए हैं। अक्सर संविधान में बड़े बदलाव का मतलब देश में मूल स्वरूप में बदलाव होता है। तो हमारा जो भारतीय संविधान है लचीला संविधान है। लचीला संविधान का मतलब ये होता है कि अगर कभी संविधान के किसी प्रावधान को बदलने की आवश्यकता हुई तो उसको बदला जा सकता है। जैसे कि उसको हम लोग संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। तो आपने सुना होगा कि संविधान में संशोधन हुआ या संविधान में कितने संशोधन हुए। अब तक संविधान में 100 से भी ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। तो इस तरह से हमारा जो संविधान है वह लचीला संविधान है। और जो नई चुनौतियां आती हैं, जिस नियम का चर्चा पहले संविधान में नहीं की गई थी, जैसे जिस समय संविधान बना था उस समय साइबर क्राइम नहीं था। तो अब साइबर क्राइम या फिर कंप्यूटर और इन सब चीज से संबंधित अगर कुछ नियम बनाना हो तो संविधान में संशोधन करना जरूरी होगा, क्योंकि यह नई चुनौती है, नई बातें हैं। तो इस तरह की बातों को संविधान में जोड़ने के लिए संविधान का लचीला होना जरूरी होता है। यहाँ आपको तस्वीर दिखाई गई है और उपरोक्त तस्वीर में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे पहले बाएं से सबसे पहले देखिए तो इसमें ये है हमारे प्रधानमंत्री, सबसे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। और दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तीसरे चित्र में दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। ये हैं जयराम दास दौलत राम, ये हैं जयराम दास दौलत राम, ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और इनके बगल में है राजकुमारी अमृत कौर। ये देखिए, ये जो मुंह बांधे हुए खड़ी हैं ये राजकुमारी अमृत कौर हैं। और उसके बाद उनके बगल में ये स्वास्थ्य मंत्री थी उस समय। और डॉक्टर जान मथाई जो वित्त मंत्री हैं ये इनके बगल में यहाँ खड़े हैं। और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री थे, ये हस्ताक्षर कर रहे हैं। और इनके पीछे जगजीवन राम श्रम मंत्री खड़े हैं। यहाँ देखिए इनके पीछे ये जगजीवन राम खड़े हैं, ये श्रम मंत्री थे उस वक्त। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे संविधान पर हस्ताक्षर हुए। और अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। और इस बैठक में सारे लोगों ने संविधान की प्रतियों पर अपने अपने हस्ताक्षर किए कि हम सबों की सम्मति से संविधान बनकर तैयार हुआ। अब यहाँ है क्रियाकलाप किया गया है कि इन मुख्य लक्षणों के अलावा संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक के संबंध में रेखा चित्र, तस्वीर बनाइए तथा उन पर कविताएं या गीत लिखिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। तो 11 मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। ये संविधान के भाग 51 क में किया गया, अनुच्छेद 51 क में।
और मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, तो जिस तरह से नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि राज्य इनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, उसी तरह से नागरिकों के लिए भी 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं कि अगर आपको कुछ अधिकार मिलते हैं तो आपके भी कुछ कर्तव्य बनते हैं देश के प्रति, तो आप उन कर्तव्यों को पूरा कीजिए, जिसका वर्णन 51 क में दिया गया है। तो आप उनको पढ़कर उससे संबंधित रेखा चित्र बनाएंगे और तस्वीर बनाइए और ऊपर कविताएं या गीत लिखकर कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए, ये काम आपको करना है। उसके बाद प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट आपको दिया जा रहा है कि यदि 13 साल का बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है तो यहाँ किस चीज का हनन हो रहा है, तो यहाँ शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है। शोषण के विरुद्ध, यहाँ आप लिखिएगा कि शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि हमारे संविधान में यह कानून है कि 14 वर्ष से कम बच्चे को कहीं भी काम नहीं लिया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कोई काम हम नहीं लेंगे और वह काम लेना शोषण कहलाएगा, क्योंकि हमारे संविधान में वर्णित है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून है और उनको शिक्षा लेने का अधिकार है, उस अवधि में वो शिक्षा ले। दूसरा है कि यदि किसी राज्य का नेता, कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो यहाँ किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, यहाँ कहीं आने जाने की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। आने जाने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। और उसके बाद है सी, यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु भाषा का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो यहाँ किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, यहाँ भाषा के अधिकार का हनन हो रहा है। और उसके बाद है कि यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी महिला है तो यहाँ समानता के अधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि आपने समानता के अधिकार में पढ़ा है कि चाहे किसी भी जाति, वंश, लिंग, धर्म, संप्रदाय का हो उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, लेकिन यहाँ महिला होने की वजह से उसको पदोन्नति नहीं दी जा रही है तो यहाँ लैंगिक भेदभाव किया जा रहा है, समानता के अधिकार का हनन हो रहा है। उसके बाद प्रश्न 2 है कि नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने लिखिए कि आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। तो मुख्य आयाम है और यहाँ महत्व है। सबसे पहले संघवाद। संघवाद क्यों महत्वपूर्ण है, तो शक्ति का बंटवारा में संघर्ष को रोकना। संघवाद होने की वजह से ही जो शक्तियों का बंटवारा है इसमें कोई संघर्ष नहीं होगा। जो संघ के तत्व है जिनसे हमारा देश बना है, संघवाद स्थापित हुआ है, उन लोगों के बीच वो अपने अपने दायरे में रहकर अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे। उसके बाद शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा होने से शांतिपूर्ण शासन व्यवस्था कायम होती है। उसके बाद मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार होने से इसका महत्व है कि राज्य के शोषण से बचाव, नागरिकों का राज्य के शोषण से बचाव होता है। और संसदीय शासन पद्धति, संसदीय शासन पद्धति में लोकतंत्र की स्थापना होती है, इसलिए संसदीय शासन पद्धति का महत्व है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने बहुत ही मुख्य बात को जाना है और इस बात को जानना आपके लिए ऐसे भी दैनिक जीवन में भी बहुत आवश्यक था। तो इसी के साथ ये वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।